क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा। देख रहे हो हमारी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्लास साइको प्रोडिजी पे। और हमारी क्लासेस किसकी चल रही हैं यार? साइको प्रोडिजी का DUSOL रेगुलर एंड इग्नू की क्लासेस फॉर सेमेस्टर 1 BA साइकोलॉजी। फॉर सेमेस्टर 1 BA साइकोलॉजी रेगुलर DU की क्लासेस, DUSOL की क्लासेस और इग्नू की। और हमारा जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन, एक्चुअली सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इनके अलावा हमारी बाकी 2 सब्जेक्ट्स की और क्लासेस होती हैं फॉर DU, और एक जो एक्स्ट्रा क्लास है फॉर इग्नू वो भी होती है। हमारे बैचेस चल रहे हैं, आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। दोबारा बता देता हूँ कि हमारे जो क्लासेस हैं और इनके ब्रोशर्स जो हैं वो आपको नोट्स वाले गूगल ड्राइव के अंदर ही मिल जाएगी। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको इसके जेन्युइनली ब्रोशर्स दिख जाएंगे। हमारी DUSOL साइकोलॉजी की और इग्नू की दोनों की बायो साइकोलॉजी और कॉग्निटिव क्लासेस हैं। सिमिलरली DU के रेगुलर वालों की भी बायो साइकोलॉजी और कॉग्निटिव के बैचेस हैं। अच्छा जी, दोनों के बैचेस हैं, कंप्लीट बैचेस है, पूरे सेमेस्टर में चलेंगे। सारा हम सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस कैसे कवर है? साथ बायो साइकोलॉजी का फॉर बोथ DUSOL, DU रेगुलर एंड इग्नू, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी फॉर DUSOL एंड DU रेगुलर। तो इन वाले बच्चों के लिए क्लासेस सितंबर 4 से शुरू हो रही है। पर्सनल क्लासेस हैं, यूट्यूब वाली नहीं है। यूट्यूब वाला ये फ्री वाला है, पेड वाली क्लासेस ये हैं। 5000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है, लेकिन अब हमने उसे रिड्यूस कर दिया, मंथली कर दिया है। मंथली में पर सब्जेक्ट 1100 रुपीज़ है। और अगर आप सितंबर 4 से पहले ज्वाइन करते हो तो आपको सिर्फ 900 रुपीज़ देने पड़ेंगे। दैट्स इट, पर मंथ। अगर आप पहले ज्वाइन कर लेते हो सितंबर 4 के बाद 1100 पर मंथ ही है। एंड जो बच्चे फुल फीस देना चाहते हैं फॉर बायो साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव एक साथ, इधर वो DUSOL के या DU रेगुलर के हो, तो 10,000 की जगह उन्हें एक साथ में सिर्फ 8,000 फीस देनी होगी। पूरे सेमेस्टर चलेगा। प्रैक्टिस पेपर भी करेंगे हम एंड सेमेस्टर के लिए। और सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी। हमारी पर्सनल ऐप है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो कभी भी कोई भी क्लास देख सकते हो बिना किसी वरी के। इग्नू वाले बच्चे भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हो। सितंबर 4 को फ्री डेमो है। फ्री डेमो के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करना है, ठीक है? अगर आप टेक्स्ट कर दोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ज्वाइन द क्लास। फ्री डेमो ले सकते हो और उसके बाद यू कैन डिसाइड इफ़ यू वांट टू टेक द क्लासेस। डेफिनेटली टेक। मैं तो पर्सनली बोलूँगा ले लो यार, क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है, स्पेशली DUSOL रेगुलर एंड इग्नू वाले बच्चों को। चल अब आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास के साथ। क्लास में हमने लास्ट में काफ़ी सारा पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में फ्रॉम विल्हेम वुंड। अब हमने काफ़ी सारी बात कर ली थी अबाउट व्हाट कि भैया साइकोलॉजी पहले कैसी थी। ये हमें पहले से पता है। विलियम वुड के बारे में 1875 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लैबोरेटरी खोली इन्होंने लीप्जिग जर्मनी के अंदर, ठीक है? लीप्जिग जर्मनी में खोली थी। ही वॉज अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एंड अ प्रोफेसर, फाउंडर ऑफ द टर्म साइकोलॉजिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु गेव द टर्म साइकोलॉजिस्ट? विल्हेम वुंड गेव, ठीक है? विल्हेम वुंड ने एक्चुअली हमें दी थी टर्म साइकोलॉजिस्ट। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और हम इसे इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी मानते हैं। हम इन्हें क्या मानते हैं? फादर ऑफ साइकोलॉजी मानते हैं। अच्छा जी, अब एडवर्ड टीचनर 1905 की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम फाउंडेड स्ट्रक्चरलिज्म, केयरफुल एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड। अब आप सोचोगे कि यार फाउंडर तो हमने स्ट्रक्चरलिज्म का उन्हें बताया था। किसे बताया था? पहले विल्हेम वुंड को बताया था पिछली क्लासेस में, तो अब इन्हें एडवर्ड टीचनर को बोल दिया। एक्चुअली फाउंडर इज विल्हेम वुंड, पर एडवर्ड टीचनर एक्चुअली वर्कड विद हिम, राइट? तो कुछ किताबें उन्हें इन्हें फाउंडर कहती हैं, कुछ किताबें उन्हें फाउंडर कहती हैं। गूगल करोगे तो दोनों को भी कह सकती हैं। सो इट्स अ प्रीटी बिग डिबेट। एक्चुअली दोनों ने एक साथ काम किया था, राइट? तो मैं किसको पर्सनली कंसिडर करता हूँ? भाई मैं तो विलियम वुड लिखूंगा अगर मैं लिख रहा हूँ तो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर आप कभी भी एक्चुअली देखोगे भी ना गूगल वगैरह करके, तो आपको एक चीज़ दिखेगी, हर जगह लिखा हुआ है कि विल्हेम वुंड वॉज द फाउंडर, जिसको डेवलप अच्छे से किसने किया है? एडवर्ड टीचनर ने, जो कि उनके स्टूडेंट ही थे। अच्छा जी, कैसे स्टूडेंट थे ये देखो। फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, वेरी वेरी बिग, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स पढ़ रहे हैं हम। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है? एडवर्ड टीचनर है जी, है ना? ये हमारे फाउंडर हैं। नंबर 3, 1890 इन्होंने क्या किया? एंटर्ड वुंड्स लेबोरेटरी इन यूनिवर्सिटी ऑफ लीप्जिग। हमने सोचा ना कि लीप्जिग जर्मनी के अंदर क्यों है? क्योंकि वुंड जो थे, विल्हेम वुंड जो थे, वो प्रोफेसर थे लीप्जिग के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लीप्जिग में। तो वहाँ पे एडवर्ड बी टीचनर ने एक्चुअली इनको ज्वाइन किया। फाउंडेड द सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट इन 1904। अगेन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में, हम बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? फाउंडेड द सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट इन 1904।
विलियम जेम्स, यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म थोड़ा गलत लिखा हुआ है, फंक्शनलिज्म आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ गलतियाँ भी जरूरी हैं ताकि आप लोग जब पढ़ो नोट्स को तो थोड़ा बहुत चेंजेस खुद से भी करो, वरना बच्चे क्या करते हैं सिर्फ डाउनलोड करके बैठ जाते हैं और कभी नहीं पढ़ते। अब विलियम जेम्स वॉज अमेरिकन फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड अ साइकोलॉजिस्ट। अब साइकोलॉजिस्ट शब्द आ चुका है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट शब्द अब आ चुका था। फर्स्ट एजुकेटर टू ऑफर अ साइकोलॉजी कोर्स इन यूनाइटेड स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा कि भाई साइकोलॉजी एक्चुअली देखो कहाँ पे शुरू हुई है, यूरोप में शुरू हुई है, पहले बता चुका मैं आपको, जर्मनी में शुरू हो रही है, फिर पूरे यूरोप में घूम रही है, फ्रांस में हमारे वो सब कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, अल्फ्रेड बी ने काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विलियम जेम्स यूनाइटेड स्टेट्स में, तो यहाँ पे ट्रैवल हुआ, पहले ऐसे एजुकेटर बने जिन्होंने साइकोलॉजी का कोर्स प्रोवाइड किया यूनाइटेड स्टेट्स में। क्लेम दैट, अब देखो हमें पता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड जो है वो पढ़ते थे कौन, स्ट्रक्चरलिज्म वाले। फंक्शनलिज्म क्या कह रहा है कि क्लेम दैट सर्चिंग फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज ब्रेन एंड माइंड आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। विलियम जेम्स ने कहा कि भैया आप स्ट्रक्चर को पढ़ के क्या उखाड़ लोगे, वो तो बार बार चेंज होते रहता है, तो बेस्ट है कि आप उसके फंक्शन को पढ़ो। फोकस ऑन लुकिंग एट वॉट वॉज गोइंग ऑन इन द पर्सन इंटरेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड, यानी माइंड के फंक्शन को पढ़ लो। बेसिकली विलियम जेम्स ने ये बात बोली कि भैया इंसान के माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ के क्या करोगे, वो तो वैसे भी बदलते रहता है, बेटर इज कि आप एक्चुअली उसके फंक्शन को पढ़ो कि वो कैसे बंदा इंटरेक्ट कर पा रहे अराउंड द वर्ल्ड से, राइट। ये चीज़ है हमारे पास। अच्छा, फिर हमारी साइकोलॉजी आगे बढ़ी और हमारे पास आ रखे हैं सिगमंड फ्रॉइड साहब, 1900 में ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, और हमारे फेवरेट, इन्होंने साइकोएनालिटिकल अप्रोच दी थी। व्हाट इज एन अप्रोच? अप्रोच बेसिकली एक देखने का नजरिया होता है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव। इनका काम इतना ज़्यादा बड़ा था, इनका काम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इनकी थ्योरी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि वो एक पूरा पर्सपेक्टिव बन गई। पर्सपेक्टिव बोले तो इनके जैसे और लोग आए जो उसी पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजी को देख के उसी पे थ्योरीज पे काम किया, ठीक है जी। क्या काम था इनका? साइकोएनालिटिकल अप्रोच क्या कहती है? इट साइकोएनालिटिकल अप्रोच बेसिकली एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑन बिहेवियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम छोटे शब्दों में समझे, वैसे तो बहुत वास्ट है, एक लाइन में मैं समझाऊं तो हमारी साइकोएनालिटिकल अप्रोच क्या कह रही है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज अनकॉन्शियस माइंड? सोने वाला माइंड नहीं, बेसिकली हमारे माइंड का एक ऐसा हिस्सा, तीन माइंड बोले इन्होंने, कॉन्शियस जो मेरे को अभी दिख रहा है, जिसके बारे में प्रेजेंट हूँ, मेरे को पता है, जैसे कि आपको दिख रही है ये क्लास है, राइट, मेरे सामने ये कंप्यूटर है, यहाँ पे मेरा कैमरा है, यहाँ पे मेरा माइक है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हूँ राइट नाउ। नंबर टू, सबकॉन्शियस, ऐसा पार्ट ऑफ माई ब्रेन, नॉट ब्रेन, माई पर्सनैलिटी, बेसिकली मेरी कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में मैं अभी याद जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं उसके बारे में सोचूंगा तो मेरे को याद आ जाएगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, यार आपने कल रात को क्या खाया था खाने में, तो आप बोलोगे सर मैंने तो दाल चावल खाए थे, तो मैं कहा अच्छा, तो क्या आप इस बारे में हमेशा से सोचे जा रहे थे शुरू से कि आप मेरे को बताओगे कि दाल चावल खाए थे? नहीं, बट आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, तो आपकी मेमोरी में से, सबकॉन्शियस में से वो इन्फॉर्मेशन निकल के आई और आप उसके बारे में कॉन्शियसली अवेयर हो गए। अच्छा जी। नंबर थ्री, ही यूज साइको एनालिसिस टू ट्रीट पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, इन्होंने साइको एनालिसिस को यूज़ किया। ऑल्सो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा काम है, जितने भी चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स और अग्रेशन का बहुत बड़ा काम है हमारे सिगमंड फ्रॉइड के वर्क में, ठीक है। अब जो साइको एनालिसिस थी वो लोगों को ट्रीट करने के लिए थी। ही यूज्ड हिप्नोसिस, ड्रीम एनालिसिस। कभी सोचे ना मेरे सपने का मतलब क्या होता है, तो वो सिगमंड फ्रॉइड ने निकाला। इनकी एक किताब है इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स, मैंने पढ़ी है, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे अगर आपका कोई बेस नहीं है साइकोलॉजी में, काफ़ी डीप है। और इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वाली सीरीज़ मैंने 3 एपिसोड की बनाई थी, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, वो उसी पे बेस थे। अच्छा, फ्री एसोसिएशन उसी के जैसा है, बेसिकली हिप्नोसिस का बड़ा रूप है। बेसिकली हमें हिप्नोटाइज करने की ज़रूरत नहीं है एक इंसान के अनकॉन्शियस स्टफ को निकालने के लिए। अनकॉन्शियस वो है जिसके बारे में आप अवेयर ही नहीं हो, कॉन्शियस आपको पता है, सबकॉन्शियस आपको पता नहीं है, याद करोगे आ जाएगा। अनकॉन्शियस ऐसी फीलिंग्स, डिजायर्स, थॉट्स जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है पर वो आपके अंदर प्रेजेंट है। दैट्स वेरी क्रीपी, दैट्स वेरी बिजार। तो इट्स अ वेरी सीरियस स्टफ। अनकॉन्शियस इज जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो पर वो आपके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको निकालना ज़रूरी है। उसमें कई बार हमारे ट्रॉमाज, हमारी सेक्सुअल अग्रेशन, सेक्सुअल फीलिंग्स, ये सब फंसी हुई होती है क्योंकि हम उसे सोसाइटी में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो उसी के अंदर रहती है।
अभी इतना आसान नहीं है समझना, एकदम अच्छे से जब प्रॉपर क्लास होगी, इसका पूरा एक लेक्चर होगा 1 घंटे का, उसमें अच्छे से समझेंगे। पर ये इतनी लाइनें आर प्रिटी सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ व्हाट इज साइकोएनालिसिस। 1905 बिहेवियरिज्म के अंदर इवान पावलोव, इनका क्या काम था, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया। ये सब हम पढ़ने वाले डीप में इसी सब्जेक्ट में ऑन यूट्यूब। इवान पावलोव डिड अ माइलस्टोन स्टडी इन लर्निंग। अब ये करना क्या चाहते थे, डाइजेशन ऑफ डॉग्स पढ़ना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक डॉग को लिया, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ अ डॉग, सो पार्डन इफ आई मेक अ बैड डॉग, ठीक है। अब इन्होंने एक डॉग को लिया, उसके मुंह के अंदर एक नली डाल दी ताकि उसका सलाइवा कितना निकलता है वो देख सके, और इनके सामने खाना वाना प्रेजेंट कर दिया ताकि जितना वो डॉगी खाना खा रहा है, डाइजेशन में कितना सलाइवा लग रहा है, कैसे कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, वो सब समझ सके। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि मैं सिर्फ खाना ला रहा हूँ, सिर्फ खाना दिखा रहा हूँ, तब भी डॉगी को मुंह से वो निकल रहा है, सलाइवा निकल रहा है। और क्या हुआ कि जब भी खाना आता था तो घंटी वंटी बजती थी, तो सिर्फ घंटी आने पे भी मुंह से सलाइवा आ रहा है जबकि खाना प्रेजेंट नहीं है। तो उन्होंने एक चीज़ देखी, यार अगर खाना प्रेजेंट नहीं है और बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो चुका है जस्ट बिकॉज उस घंटी की आवाज़ से, मतलब इसने दिमाग में लर्न कर लिया, डॉग ने क्या लर्न कर लिया है कि एक्चुअली कि घंटी की आवाज़ के साथ साथ खाना भी आएगा। आप देखते हो डॉग्स को ऐसी ट्रेनिंग देती है ना, ऐसी देते हैं। तो इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पे काम किया, यूज्ड कंडीशनिंग, यानी बेसिकली कंडीशनिंग का मतलब होता है लर्निंग करवाना इन डॉग्स टू शो दैट बिहेवियर इज लर्नड। जैसे हम डॉग्स को ट्रीट देते हैं, क्या हैंडशेक करो ट्रीट दे दी, हैंडशेक करो ट्रीट कर दी, तो उनके दिमाग में एक क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है। क्लासिकल कंडीशनिंग बोले तो जब भी मैं ये काम करूंगा मेरे को इन रिस्पॉन्स मिलेगा। वैसे वो क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग इनवॉलंटरी स्टफ का होता है। जैसे कि आप जब मूवी थिएटर जाते हो या आप कभी भी, मैं आपको बोलूँ अमेजिंग से मोमोज़ के बारे में सोचो, लाल चटनी है उसके अंदर, ओए होए ऊपर से बटर बटर है, मेरा देखो अभी से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो गया, मेरा सलाइवा निकल रहा है, मैं ऐसे वाह ये क्या हुआ। ये बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग है। हमारा इनवॉलंटरी एक्शंस को लर्निंग हो जाती है कि जब भी ये चीज़ होने वाली है तो उसके बारे में एक थॉट, उसके बारे में एक घंटी उसके साथ जो आती हो। जैसे कि अगर आपके माइक्रोवेव में टी टी की आवाज़ आती है, तो जब भी आप उसमें पॉपकॉर्न बनाते हो और सडनली टी टी की आवाज़ आती है, तो दूसरे कमरे में बैठे बैठे आपके मुंह में पानी आ गया, आप सोच रहे हो वाह यार कुछ यमी आने वाला है। तो दैट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ही बेसिकली कंडीशन डॉग्स, उन्होंने डॉग्स को सिखाया टू सैलिवेट व्हेन अ बेल वॉज रैंग, कि भैया जब जब एक घंटी बजेगी डॉग के मुंह से सलाइवा आना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा वो उन्होंने कंडीशनिंग करी एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, बिहेवियरिज्म इनके काम के बाद जॉन बी वॉटसन ने शुरू कर दिया था, ये हम पढ़ चुके हैं। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी 1912 में हम समझ चुके हैं। कोलर, काफ्का, वर्दाइमर, ये अच्छे से हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो आप नोट्स देखो और आगे बढ़ो। चलो अब ये ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच 1951। देखो कितनी दूर आ गए हम। अगर हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में पढ़े, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या कहती है, गिवन बाय हुम, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। ये इसके पायनियर थे, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स। मैस्लो का नाम आप आगे जाके ज़रूर सुनोगे, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का ना एक ही काम है, वो ह्यूमन के पर्सनल फीलिंग्स के बारे में सोचती है। वो क्या कहती है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमेशा ये सोचती है कि एक इंसान ना हमेशा अपने जीवन में अपनी सक्सेस चाहता है और कुछ अपना पर्पस फुलफिल करना चाहता है। व्हाट इज़ योर पर्पस? पर्पस इज़ बेसिकली आपको हमेशा, हम ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सोचती है कि हम सब कुछ काम करने के लिए पैदा हुए हैं, और अगर हम वो अपना पर्पस समझ लेते हैं लाइफ का, तो हम उस पर्पस के थ्रू काम करते हैं और काफ़ी अच्छी लाइफ जीते हैं। जैसे मैं सोचूं कि मेरा पर्पस है टू स्प्रेड नॉलेज। मैं जितने समय से यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत पहले से बना रहा हूँ, 9th क्लास से बना रहा हूँ। अलग एक अक्षत शर्मा नाम का चैनल है, उसके ऊपर पूरा कंटेंट है मेरा, बकवास बकवास सा। अब तो मैं हमेशा से नॉलेज स्प्रेड करने के पीछे था। मैंने समझ लिया दिस इज माई पर्पस ऑफ लाइफ। तो मैं जो भी लाइफ में काम कर रहा हूँ वो नॉलेज स्प्रेड करने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं एट द एंड मेरा ह्यूमन नीड क्या है, मेरे गोल क्या है, मेरा सेट दैट ह्यूमन पोटेंशियल, दैट इज एवरी वन इज स्ट्राइविंग टू रीच देयर हाइएस्ट पोटेंशियल, ठीक है जी। मैं, ये मेरा गोल है टू रीच माई हाइएस्ट पोटेंशियल। अगर कोई बंदा नहीं पहुंच पा रहा तो उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब हो रहा है, लेकिन हम पहुंचना चाहते हैं। टॉक्स अबाउट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस टू ग्रो एंड अनफोल्ड देयर इनर पोटेंशियल। वो कहती है कि हर इंसान प्रोडक्टिव है, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो अपनी फुल पोटेंशियल, मैं जो जो कर सकता हूँ वो सब कुछ करना चाहता है। तो अपनी फुल पोटेंशियल को हर इंसान कंप्लीट करना चाहता है।
और इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करी इस व्यू ने, सॉ अ पॉजिटिव व्यू टुवर्ड्स ह्यूमंस, या कहूँ ह्यूमन, मैं कहूँ फीलिंग्स, थॉट्स, है ना, एक बड़ा पॉजिटिव व्यू था। और मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एज वेल, कि हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है, अपना एक गोल फुलफिल करना चाहता है अपनी लाइफ में, अपनी पोटेंशियल को फुलफिल करना चाहता है। ये एकदम वैसे ही है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बन सकते हो, आप जानते हो, पर आप बन ना पाओ तो आपको प्रॉब्लम होगी, और आप उस वो बनने के लिए मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो आपको अच्छा फील होगा। तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज ऑल अबाउट दिस। अच्छा, नाउ 1952 1951 के बाद एपीए एस्टैब्लिश हो गई थी, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, एपीए हो गई थी। दे डेवलप डायग्नोस्टिक एंड, अब देखो आपको पता है एपीए जो है उन्होंने DSM-5 बनाई है। व्हाट इज DSM-5? बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ADHD, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, सब्सटेंस अब्यूज, हज़ारों, नॉट हज़ारों, हंड्रेड्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इन सब के लिए कुछ एक किताब है जो इसमें सब कुछ है, दो प्रकार की, एक ICD-10 है, एक DSM-5 है। तो भाई DSM-5 के अंदर एक किताब है ये, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, 5 का मतलब है 5वां एडिशन है। इन किताब में हर चीज़ पढ़ी लिखी हुई है, हर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, कैसे आप उसे डायग्नोज कर सकते हो और उसका स्टैटिस्टिक्स क्या है, यानी कितने % पॉपुलेशन में वो कितना रहता है। DSM-5 पे पूरी की पूरी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप चाहो तो डेफिनेटली देखो। तो APA, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, 1952 के अंदर इस्टेब्लिश हो गई थी। 1963 एल्बर्ट बंडूरा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर उन्होंने काम किया। इनका एक बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है, बड़ा रिनाउंड। अच्छा, ये थोड़ा आप समझ लो, ये थोड़ी लाइनें लिखोगे, जब आप आगे जाके पढ़ोगे ना बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, आपको बैकअप में पता होगा, अच्छा थोड़ा बहुत तो सुना था बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने देखा कि बच्चे ना बेसिकली देख के सीखते हैं। आप भी लाइफ में बहुत सी चीज़ें देख के सीखते हो, देख के सीखना मतलब ऑब्जर्व करके सीखना। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का फिनोमेना दिया था कि हम कई सारी चीज़ें देख के सीखते हैं। अब जैसे कि एकदम वैसे ही आप एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गए, आपको नॉर्मली हाथ से खाने की आदत है, बहुत बड़े रेस्टोरेंट के अंदर गए, वहाँ पे आपने देखा लोग फोक और उससे छुरी कांटे, फोक और नाइफ से खा रहे हैं, तो अब आपने उनको देखा, आप भी उनकी तरह करने लग गए, क्योंकि यू एक्चुअली थॉट दैट दिस इज़ अ राइट वे टू ईट। तो आपने ऑब्जर्व कर लिया और लर्न कर लिया, दैट्स अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इस पर इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था, अच्छे से पढ़ेंगे उसको। तो 1963 के अंदर एल्बर्ट बंडूरा ने ये दी। अब लास्ट की तरफ अब देखो बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन एक बहुत ही रीसेंट फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी है, 2000s में आई हुई, 2000s, अरे भाई 23 साल पहले मार्टिन सेलिग्मैन ने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रपोज किया। क्या दिया इन्होंने? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी का मतलब क्या है? अच्छी चीज़ों के बारे में, मतलब इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स लाइफ मोस्ट वर्थ लिविंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी। भाई मार्टिन सेलिग्मैन ने पॉजिटिव साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश किया कि भाई ये एक्चुअल में एक टाइप ऑफ साइकोलॉजी जो उस चीज़ की स्टडी करती है कि लाइफ एकदम बढ़िया कैसे जी जाती है, कौन सी चीज़ें जो हमारी लाइफ को बढ़िया कर रही हैं। इट स्टडीड पॉजिटिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव इंडिविजुअल ट्रेट्स एक्सेट्रा, जैसे कि फॉर्म ऑफ लव, हम्बलनेस, कंपैशन, ये सारे हमारे पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, ये अच्छाई लाते हैं हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इन ट्रेट्स को पढ़ती है, व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ लव, व्हाट इज़ कंपैशन, व्हाट इज़ एम्पथी, इन सबको डिटेल में पढ़ती है। हमारे पॉजिटिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मेरे को कैसा अच्छा फील हुआ, उन सब के बारे में ध्यान देती है। एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी का मेन काम क्या है? इट एम्स एट इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ। अब ये कहाँ से आया पॉजिटिव साइकोलॉजी? देखो आप, टाइम के साथ साथ साइकोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसकी तरफ जा रही थी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट उस तरफ से आया कि नेगेटिविटी को साइड रख के कैन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स। क्या हम एक इंसान के पॉजिटिव ट्रेड्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं? कितना वो हम्बल है, कितना वो काइंड है, कितना वो लवेबल है, कितना वो कंपैशनेट है, राइट? क्या उसकी लाइफ में अच्छा हुआ, क्या उसकी लाइफ में वर्थ लिविंग चीज़ें हैं, व्हाट मेक्स हिम हैप्पी, ये सारी हैप्पीनेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पॉजिटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। सो लेटेस्ट टाइम में पॉजिटिव साइकोलॉजी, आप और डिटेल में लेना चाहते हो तो AI की बात भी कर सकते हो आप, तो डेफिनेटली। तो भाई इतना एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी के लिए काफ़ी स्टफ है। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी पूरा कर लिया। अब हम क्या करेंगे? यूनिट्स में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में देखते हैं व्हाट विल बी डूइंग। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बहुत अच्छा चैनल है, सबको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और यार जेन्युइनली September 4 को डेमो ले लो, अरे फ्री है यार, बाद में रिग्रेट करोगे।
क्यों अपना टेंशन लेनी? अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो बाकी ये दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वंस। और ऑनेस्टली ये ईजी भी नहीं है। जो आप एक सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो वो लिटरली 2 साल की साइकोलॉजी है भाई। तो इट इज़ अ लिटिल हार्ड, पढ़ना पड़ेगा। और कॉग्निटिव बायोसाइकोलॉजी में इट इज़ अ लिटिल मोर। तो आई वुड डेफिनेटली से क्लासेस ले लो यार, है ना? इस समय अच्छे उसमें मिल रही हैं, बाद में रिग्रेट करोगे। खैर, ऑल अप टू यू। इफ़ यू वांट टू टेक अ डेमो, September 4 व्हाट्सएप नंबर नीचे चल ही रहा है, व्हाट्सएप कर दो उस पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।